हिंदी कहानी की विकास यात्रा में हम लोगों ने देखा था कि शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से क्या हुआ। आधुनिक काल में हिंदी कहानी की विकास यात्रा आगे बढ़ी। आधुनिक गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से कहानी को एक माना जाता है। भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अ, लेकिन आधुनिक काल में जब भारतीय साहित्यकार की अंग्रेजी संस्कृति और साहित्य से अंतर्क्रिया होने लगी, तो साहित्य में यथार्थवादी तत्व प्रबल हुआ और अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी में आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। और सबसे पहली कहानी माधवराव सप्रे की कहानी मानी जाती है, 1901 में जो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद पहली कहानी तो यही है, मैंने अभी जैसे बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व युग में जो मुख्य जो चीज़ें मिलती है तो क्या मिलती है, तो अ, मतलब मुख्य जो कहानियाँ थी तो 11 वर्ष का समय था रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद दुलाई वाली बंग महिला की। उसके बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसने कहा था, किसकी है कोई बताइए, उसने कहा था कहानी। गुलेरी जी का है क्या? हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैशबैक पद्धति का उपयोग किया गया था और स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण से इस कहानी को लिखा गया था, जो कि आगे चलकर छायावाद में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ उसका। तो उसके बाद हम लोगों ने प्रेमचंद युग को पढ़ा कि प्रेमचंद किस प्रकार आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से, पहले आदर्शवाद फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद फिर चरम यथार्थवाद की ओर चले जाते हैं। और प्रेमचंद के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों लगभग एक ही समय से लिखना प्रारंभ किए थे, 1910 ईस्वी के आसपास दोनों लिख रहे थे। और 1915 तक आते आते इनकी शैलियाँ इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नई युग की पहचान की जाने लगी। तो जिस प्रकार प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ की परंपरा को उन्होंने विस्तार दिया, उसी प्रकार प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक सत्यों की कहानियों का विषय बनाया। और ये दोनों, प्रेमचंद और प्रसाद, दोनों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समांतर थे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। गांधी युग की विचारधारा का प्रभाव इनकी कहानियों में अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ। प्रेमचंद तो लंबे समय से गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों से प्रभावित रहे और इनकी उनकी कहानियों में यह प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है। मगर जयशंकर प्रसाद पर यह प्रभाव उतना सीधे रूप से नहीं दिखता। उन्होंने व्यक्ति की निजता जैसे विषयों पर गहरा लेखन किया और सरसरी तौर पर यह गांधीवादी विचारधारा के विपरीत नजर आता है। किंतु अगर हम देखें, ध्यान में रखें कि गांधी जी के जो दर्शन है वो अध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद में आस्था रखते हैं, तो प्रसाद और गांधी के बीच भी गहरे स्तर की समानताएं खोजी जा सकती है। व्यक्तिवाद का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग स्वधर्म मानने का विचार, ठीक ना। अब इस प्रकार हम लोगों ने कहानीकार प्रेमचंद को भी देखा था कि उन्होंने किस प्रकार अपने युग में, उनका युग कहें चाहे, अ, उन्होंने यथार्थवाद को इतना प्रबल बना दिया, इतना परिपक्व बना दिया कि अ, उनके नाम से युग माना जाता है कि जो 100 साल में नहीं हो पाया उन्होंने कुछ ही वर्षों में कर दिया। जो 100 साल में नहीं हो पाता उन्होंने कुछ ही वर्षों में कर दिया। प्रेमचंद के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण को इस प्रकार देखा जाता है। उसके बाद प्रसाद को देखते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आप लोग को प्रेमचंद वाला भी वीडियो देखना है तो यूट्यूब में अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आवाज तो जा रही है ना?
हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही हाँ, तो फिर जयशंकर प्रसाद के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, लेकिन उन्होंने साथ-साथ हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ-साथ कहानी परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रेमचंद जिस तरह समाजवादी सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि से नहीं, बल्कि जैसे प्रेमचंद जिस प्रकार सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि से लिखते थे, तो जो प्रेमचंद जिस प्रकार सामाजिक यथार्थ दृष्टि से लिखते थे, उससे हटकर प्रसाद रोमांटिक या स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। जो प्रसाद हैं वो रोमांटिक और स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार है। स्वतंत्रतावादी मतलब रोमांटिक होता है, ठीक ना? उन्होंने कुल 69 कहानियाँ लिखी हैं, जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कहानी 1911 में लिखित मानी जाती है। उसके बाद आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा इनकी आदि चर्चित कहानियाँ हैं, बहुचर्चित कहानियाँ हैं, ठीक ना? प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफ़ी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है। इसलिए प्रेमचंद जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में है। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं, ठीक ना? और उसके बाद अगला अगर पॉइंट देखा जाए तो सामाजिक यथार्थ से ज़्यादा महत्व उन्होंने व्यक्ति के मन के भीतर विद्यमान मानसिक यथार्थ को दिया है, ठीक ना? आकाशदीप की कहानी है, उसकी नायिका चंपा नायक से गहरा प्रेम करती है, किंतु उसे पता चलता है कि नायक ही उसके पिता का हत्यारा है। वह गहरे अंतर्द्वंद से गुजरते हुए नायक की हत्या का निश्चय करती है, किंतु कर नहीं पाती। उसी प्रकार पुरस्कार की नायिका माधुलिका को पता चलता है कि उसका प्रेमी राष्ट्रद्रोही है। उसके मन के भीतर कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व शुरू होता है। अंततः वह अपने कर्तव्य का अनुसरण करते हुए सच्चाई उजागर करती है, किंतु जब पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है तो वह अपने लिए प्राण दंड मांगते हैं। तो इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानियां वो लिखते थे। उसके बाद अगला पॉइंट अगर देखें तो प्रसाद की कहानी कला में कुछ मौलिक विशेषताएं स्पष्ट हैं। उनके नारी चित्र अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक हैं, जो अपने समर्पण तथा त्याग से पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे प्रभावशाली नारी पात्र नई कहानी से पहले कहीं नहीं दिखाई पड़ते। ये मुख्य विशेषता है, ठीक ना? शैली की दृष्टि से प्रसाद ने वर्णनात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ कहानियां पत्र शैली में भी लिखी। चित्र वाले पत्थर, आंधी तथा ग्राम गीत कहानियां आत्मकथा शैली में है। संलाप शैली का सुंदर उदाहरण आकाशदीप में देखा जाता है। अब क्या होता है संलाप का अर्थ? कोई बताइए। कल भी मैंने बताया था। संलाप का क्या अर्थ है? संलाप शैली का अर्थ। संलाप शैली का क्या अर्थ है? संलाप का मतलब होता है दुखित होकर लिखना। बहुत ज्यादा मतलब उसमें अ, दुख भरा लेखन, ठीक ना? ऐसा कहा जाता है। अगला पॉइंट देखें तो प्रसाद की कहानियों की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व भावमयी है, जिसमें बिंब, प्रतीक और लय जैसे तत्व घनत्व के साथ उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अतीत के वातावरण का सुंदर प्रयोग भी प्रसाद की कहानी की विशेषता है। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे जैसे समर्थ कहानीकार शामिल हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं, स्पष्ट। हम्म, तो अब उनके कुछ कहानी संग्रहों के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चलेगी, और 10 मिनट लगभग, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक ना?
तो प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह छाया है। इसमें ग्राम, चंदा, रसिया बालम आदि कहानियां हैं। ये छोटी-छोटी आख्यायिकाएं हैं जिसमें घटनाओं का पूर्ण चित्र नहीं वरन उनकी छाया खींची गई है। प्रसाद का दूसरा कहानी संग्रह प्रतिध्वनि है। नियतिवादी दृष्टिकोण, दार्शनिकता का पुट, अतीत की भव्य कल्पनात्मक पृष्ठभूमि, भावपरकता तथा रसात्मकता इस संग्रह की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद अगला जो संग्रह है वो आकाशदीप है। तो आकाशदीप प्रसाद की कहानियों का तीसरा संकलन है। भाव संघर्ष, काल्पनिक चरित्र, संवेदनशील वातावरण, नाटकीय विधान तथा रहस्यमय खंड चित्रण इस संग्रह की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। आकाशदीप इस संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। आकाशदीप की नायिका के बारे में मैंने अभी बताया। प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं याद है, नहीं लिखा है मैंने। आकाशदीप की नायिका के साथ चंपा से गहरा प्रेम करती है, मैंने अभी बताया था। किंतु उसे पता चलता है कि नायक का पिता अ, नायक ही उसके पिता का हत्यारा है और गहरे अंतर्द्वंद से गुजरते हुए नायक की हत्या के बारे में सोचती है और वो कर नहीं पाती है। आंधी प्रसाद का चौथा कहानी संग्रह है। इस संग्रह की कहानी में पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण कहानी है और मैंने पुरस्कार के बारे में भी बताया, ठीक ना। और यह जो कहानी है पुरस्कार, यह कहानी चरम नाटकीय तनाव से संपन्न है। इंद्रजाल प्रसाद का पांचवा और अंतिम कहानी संग्रह है। गुंडा इस कहानी की बहुचर्चित कहानी है। इसकी कहानियों में प्रसाद का दृष्टिकोण बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थवादी होने लगा था। प्रसाद की समस्त कहानियों को प्रवृत्ति और रूप विधान के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक ऐतिहासिक कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, रोमांटिक या स्वतंत्रतावादी कहानियाँ, प्रतीकात्मक कहानियाँ, इस प्रकार से बाँट सकते हैं, ठीक ना? तो जैसे ऐतिहासिक कहानियों में सिकंदर की पराजय, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक आदि प्रमुख हैं। उसी प्रकार यथार्थवादी कहानियों में सलीम, इंद्रजाल, गुंडा आदि प्रमुख हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियों में प्रतिभा, परिवर्तन, मधुआ, रोमांटिक या स्वतंत्रतावादी कहानियों में रसिया बालम, आकाशदीप, पुरस्कार आदि प्रधान हैं। भावात्मक कहानियों में रहस्यमयी भावना का प्राधान्य है। इस वर्ग की कहानियों में खंडहर की लिपि, उस पार का योगी, हिमालय का पथिक आदि प्रमुख है। प्रतीकात्मक कहानियों में समुद्र, संतरण, प्रलय, कला, पत्थर की पुकार आदि उल्लेखनीय है, ठीक ना। अब प्रसाद की कहानी कला के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक ना। कि प्रसाद की कहानी कला में कुछ मौलिक विशेषताएं स्पष्ट है। उनके नारी चरित्र प्रभावशाली और आकर्षक हैं, जो अपने समर्पण तथा त्याग से पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे प्रभावशाली नारी पात्र नई कहानी से पहले कहीं नहीं दिखाई पड़ते। ये सब कहानी कला की विशेषताएं हैं उनकी। प्रसाद की शैली की दृष्टि से प्रसाद ने वर्णनात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। उन्होंने कुछ कहानियां पत्र शैली में भी लिखी। चित्र वाले पत्थर, आंधी, ग्राम गीत, कहानियां आत्मकथा शैली में है। संलाप शैली का सुंदर उदाहरण आकाशदीप में देखा जा सकता है। उनकी कहानियों की भाषा अत्यंत काव्यात्मक और भावमयी है, जिसमें बिंब, प्रतीक और लय जैसे तत्व घनत्व के साथ उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अतीत के वातावरण का सुंदर प्रयोग भी प्रसाद की कहानी की विशेषता है। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेन्द्र लालचंद जोशी, अज्ञेय जैसे कहानीकार शामिल हैं। तो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज समाप्त किया जाए। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। सवाल देखने तबीयत ठीक जाइए। नहीं है कि सर आईपीएल में ही देखना है? नहीं नहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हुआ है? एनर्जी लेस लग रहा है, पेट भी दर्द कर रहा है। चलो आज तब खत्म किया जाए, ठीक ना। सवाल। हाँ, सवाल सवाल देखिए। सवाल इसमें क्या देंगे हम? सवाल अब कल ही देंगे अगले क्लास में। आकाश भैया, हाँ बोलिए। जयशंकर प्रसाद की कोई अधूरी उपन्यास भी थी क्या? नहीं पता मुझे, आप लोग कोई बताइए। कहानी की कहानी का टॉपिक है ना भाई। क्लास खत्म हो चुकी हम्म। है, हरिओम।
तो ये कहानी का टॉपिक है, यहाँ तक जितना मैंने बताया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ना। अब अगले दिन हम लोग उत्तर प्रेमचंद युग देखेंगे, जिसमें प्रगतिवादी कहानी और मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, इतना तक समेट देंगे, ठीक ना। उसमें कुछ दर्शन भी देखेंगे, जैसे फ्रॉयड का दर्शन, सार्त्र का दर्शन, ये सब। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी, और आई हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं यहाँ तक। और इसका आज बहुत तेजी से बता दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे भगाने के लिए इतना जल्दी जल्दी पढ़ाएं। ठीक है, जा रही हूँ, आप यही चाहते हैं तो। तो आज तक के क्लास में मेरा जितना भी क्लास हुआ है, तो किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बस 4-5 मिनट और। ठीक है, तो समाप्त किया जाए।